जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है वह आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे जो बेहद आसान है। चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला है 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको आता है, आप छोटी कक्षा में सीख चुके हैं। तो हम पहला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितना होगा? 12 को 2 से काटेंगे, 2 छंग 12। 6 को भी 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। 3 को 1 से काटेंगे, 3 एकम 3। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो आप तो क्लास 10 के हैं तो आप नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। यह हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब करते हैं इसी तरह 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 को कितने से काटेंगे? 3 से काटेंगे, 3 पचे 15। 5 को कितने से काटेंगे? 5 एकम 5। अब है 21। 21 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 21 का क्या हो जाएगा? 3 से काटेंगे, 3 सते 21। 7 को काटेंगे, 7 एकम 7। यह हो गया 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया है। अब हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? 12 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 2 2 बार आया है तो लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 1। और 15 को क्या लिख सकते हैं? 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 1। और 21 को क्या लिख सकते हैं? 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7 गुणे 1। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, केवल इन सभी के अभाज्य गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख दिया है। अब निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं? 12, 15 और 21 का। 12, 15, 21 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं दिए गए अभाज्य गुणनखंडों में कौन सी संख्या तीनों में मिल रहा है। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छोड़ देते हैं। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो एक बार लिख लेते हैं। अब देखिए 3 के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं है। 1 कॉमन है, 1 1 1, तो 1 को लिख लिया। तो इसका एचसीएफ कितना मिल गया? 3। कितना मिला? 3। बहुत ही आसान है। 12, 15, 21 का एचसीएफ कितना मिला? 3 मिल गया। अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका निकाल रहे हैं? 12, 15, 21। एलसीएम में हम लोग दिए गए अभाज्य गुणनखंडों में जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उसको एक बार लिखेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 को लिख लिया, और यहाँ पर 3 है, सब में 3 है, लिख लिया 3। उसके बाद 5 है, 5 को लिख लिया। 7 है, 7 को लिख लिया। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं? जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, चाहे दोनों में कॉमन हो या ना हो, सबको एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इन अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात किसका है। 2 यहाँ पर है, 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर कितना है? यहाँ है, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 हो गया। अब यहाँ पर 3 की घात 1 है, 1 है, 1 है, तो 1 ही रहने देते हैं। 5 की घात 1 है तो 1 ही रहने देते हैं। 7 की घात 1 है तो 1 ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे? इन सबको आपस में गुणा कर देंगे। 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इन सबको जब आप आपस में गुणा करेंगे तब आपको मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 420। 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 को जब आपस में गुणा करेंगे मिल जाएगा 420। यह 420 क्या आया है? 15, 12, 21 का एलसीएम। आई होप आप लोगों के यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निकालते हैं 17, 23, 29 का एचसीएफ और एलसीएम। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है? 17 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 17 का गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 1।
और 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 गुणे 1। 29 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 29 का अभाज्य गुणनखंड होगा 29 गुणे 1। यह हो गया 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड। अब निकालते हैं HCF। HCF कितना आएगा? HCF हम लोग देखते हैं दिए गए अभाज्य गुणनखंडों में क्या कॉमन है। यहाँ 17 है, इन सब दोनों में नहीं है, 23 है, इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पर कॉमन 1 आ रहा है, सब में कितना है? 1 है, तो आंसर हो गया 1। आंसर क्या मिल गया? 1। 17, 23 और 29 का HCF मिला 1। अब निकालते हैं LCM। क्या निकालते हैं? LCM हम कैसे निकालते हैं? दिए गए अभाज्य गुणनखंडों को सबको लिख देते हैं, जो भी आया है उसको लिख देते हैं। कितनी बार? एक बार लिखते हैं, तो 17 हो गया गुणे 23 हो गया गुणे 29 हो गया। अब सबसे बड़ी घात देखते हैं, तो सबसे बड़ी घात एक ही है, एक है, तो सबको आपस में गुणा कर देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 17 की घात 2 होता और यहाँ 17 होता है, तो 17 की घात 2 वाला लेते, लेकिन यहाँ पर केवल 17 है, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो सबसे बड़ी घात केवल 1 है, तो इन सबको आपस में गुणा कर देंगे। इन सबको जब आप आपस में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11,339। 11,339, यह हो गया LCM। किसका LCM है? 17, 23, 29 का LCM। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8, 9, 25 का निकालना है HCF और LCM। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 8, 9, 25 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 8, 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? आप लोग आता है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, कितना हो जाएगा? 8 होगा कि नहीं? 2 दूना 4 दूना 8, एकम 8। यह हो गया 8 के अभाज्य गुणनखंड। ये 8 के क्या हैं? अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणे 1। और 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1। तो 3 गुणे 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2 गुणे 1। और 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को लिखेंगे 5 गुणे 1। तो 5 गुणे 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 घाते 2 गुणे 1। यह हो गया 8, 9, 25 के अभाज्य गुणनखंड। अब निकालते हैं HCF। HCF में देखिए इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, छोड़ देते हैं। 3 इसमें है, यानी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, केवल 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सब में कॉमन क्या मिल रहा है? 1, 1, 1। इसमें 1 मिला, इसमें 1 मिला और इसमें भी 1 मिला, तो इसका HCF हो गया 1। इसका HCF 1 हो गया। अब LCM कैसे निकालेंगे? LCM कैसे निकालेंगे? LCM बराबर होगा, सब में देखिए क्या क्या आया है? 2 इसमें आया है, 3 इसमें आया है, 5 इसमें आया, सबको लिख लेते हैं। LCM में जो जो अभाज्य गुणनखंडों में आया रहता है सबको एक बार लिख लेते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 2, 3 और 5 है, आ गया। अब सबसे बड़ी घात देखते हैं। सबसे बड़ी घात, यहाँ पर 2 की घात 3 है तो ले लिया, यहाँ 3 की घात कितना है? 2 है, इसको भी ले लिया, 5 की घात 2 है, इसको भी ले लिया। अब इन सबको आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इन सबको जब आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 3 त्रिका 9 और 5 पचे 25, 8 9 72 हो जाएगा और गुणे 25, 72 गुणे 25 करेंगे तो मिल जाएगा 1800। कितना मिलेगा? 1800। यह मिला हमें LCM कितना आया? 1800 आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर।
आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, कह रहा है HCF 306 657 का 9 है। दो संख्या है 306 और 657 का HCF 9 दिया है, तो हमें निकालना है LCM 306 और 657 का। क्या हमें निकालना है? LCM किसका निकालना है? 306 और 657 का। 306 और 657 का HCF दिया है और LCM निकालना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हल में यहाँ लिखेंगे, हल में लिखेंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं संख्याओं का HCF गुणे LCM। ये हम जानते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं का HCF गुणे LCM। तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? 306 और 657। 306 गुणे 657 बराबर HCF गुणे LCM। HCF 9 दिया है तो 9 गुणे LCM। तो LCM बराबर यहाँ से मिल जाएगा, LCM बराबर, LCM यही रहेगा, 9 डिवाइड में चला जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटे में 9, तो 9 से काटेंगे कितना होगा? 9 कम 9, 9 त्रिक 27 और 9 चौके 36, यह हो गया। अब 34 गुणे क्या करेंगे? 34 गुणे 657 कितना करेंगे? 657। तो 34 गुणे 657 करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर कितना मिलेगा? 22,338 हमने कर रखा है। तो 34 गुणे 657 करेंगे तो मिल जाएगा 22,338। ये क्या मिल गया? LCM। ये हमारा फाइनली आंसर मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी n का कोई ऐसा मान रखें और उसके अंत में 0 आ जाए। जैसे 6 है, यहाँ पर 6 है, 6 की घात n है। n क्या है? यहाँ पर प्राकृतिक संख्या दिया है। क्या n का कोई मान ऐसा रखेंगे जिसके लिए यह 6 लास्ट में 0 पर समाप्त हो? एक जैसे हम यहाँ पर रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, और n का मान 2 रखेंगे तो आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो क्या कोई n का मान ऐसा है जिसके लिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त हो, यानी लास्ट में 0 आए? क्या ऐसा संभव है? आप बताइए। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 की पावर n, क्या n का मान कोई ऐसा रखने पर यह 2 की पावर n 0 पर समाप्त होगा? अगर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। क्या इसके लास्ट में 0 आ रहा है? बताइए, आ रहा है? तो किसी संख्या के लास्ट में 0 कब आता है? उसके लिए कुछ कंडीशन है, उसके लिए कुछ कंडीशन है। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं,
अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं तो वह 0 पर समाप्त होगी। यानी जो लास्ट वाला अंक होगा उसके अंत में 0 होगा, कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 6 पावर n बराबर, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 उपस्थित है, 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंडों में क्या है, 2 उपस्थित है, 5 नहीं है। इसलिए 6 पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 उपस्थित है, 5 नहीं। इसलिए 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह रहा इसका आंसर। अगर कोई संख्या दिया गया है उसका गुणनखंड करें और उस गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, तब वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। चाहे उसके पावर में 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें, उसके लास्ट में हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। जैसे हम यहाँ पर लिखें 10, क्या लिखें, एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 10 की पावर n लिख देता हूँ। और 10 का जो अभाज्य गुणनखंड है क्या होगा, 2 और 5। 10 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं। तो 10 की पावर n यहाँ लिखें और n का मान चाहे जितना बढ़ाएं उसके लास्ट में क्या होगा, 0 ही होगा। वह 10 पावर n हमेशा 0 पर ही समाप्त होगा। लेकिन क्या बताइए, 6 पावर n 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा। क्यों होगा, यहाँ पर कंडीशन लिखा गया है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं तो वह 0 पर समाप्त होगी। यहाँ पर हमने लिखा 6 पावर n बराबर 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, 2 है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। 2 और 5 होना बहुत ही ज़रूरी है, भले ही 3 आ जाए 7 आ जाए, लेकिन 2 और 5 होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर 2 और 5 उपस्थित हैं तो वह 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये जो संख्याएं दी गई हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए हम लोग इसे सबसे पहले समझते हैं भाज्य संख्या के बारे में। अगर कोई संख्या है, अगर हम उसे 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देते हैं तब वह भाज्य संख्या होगी। अगर किसी भी संख्या को 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है तब हम कहेंगे वह संख्या भाज्य संख्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हम इन संख्याओं को 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट को पकड़ते हैं, यहाँ हम लोग हल शुरू कर रहे हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखिए जो 13 है दोनों में कॉमन है,
13 हम कॉमन कर लेते हैं। अगर इन सबको गुणा करेंगे बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम 13 को कॉमन कर लेते हैं। 13 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणे 11 बचेगा और प्लस 1, तो 13 हो गया। और 11 सत्ते 77 और 1 78 गुणे 78। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इस संख्या को 2 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह ऊपर जो संख्या दी गई है यह भाज्य संख्या है। यह क्या है, भाज्य संख्या। यहाँ लिख दीजिए, यह भाज्य, यह भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके दो अभाज्य गुणनखंड हैं, इस संख्या को 2 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिए हैं, या इसे लिखा जा सकता है, इसलिए ऊपर दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। अब हम लोग इसे देखते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। अब हम इसे देखते हैं, क्या हम इसे 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए लास्ट यहाँ प्लस है और लास्ट में 5 है, और इधर कहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 यहाँ पर कर लेते हैं कॉमन। 5 कर लिए कॉमन, तो अंदर बचेगा 7 गुणे 6, 5 कॉमन आ गया तो गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1। अब इन सबको आपस में गुणा कर देते हैं। 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24 गुणे 7 42, 42 गुणे 24, ये 7 42 लिख दिया, और 2 तिहाई 6 और 6 चौक 24 और प्लस में 1। अब 42 गुणे 24 करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 42 गुणे 24 करेंगे कितना मिल जाएगा, यहाँ कर लेते हैं। 42 गुणे 24, 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, कितना मिल गया 8, 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10, कितना आ गया 1008। कितना आया 1008, 1008 प्लस में 1, तो कितना मिल जाएगा 5 गुणे 1000 में 9, 5 गुणे 1000 में 9। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या गुणक रूप में दिया गया था, हमने इसे 2 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया, इसलिए यह क्या होगा, यह भी एक प्रकार की भाज्य संख्या होगी। कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसे यहाँ भी लिख देंगे, यह भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसे मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लैंग्वेज में बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। आप लोगों के पास किताब होगा, आप लोग किताब में देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया है, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके
एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कोई मैदान है, उस मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया उस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में और रवि उसी चक्कर को लगाता है 12 मिनट में। तो सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है, ये लगा रही तो 18 मिनट लग रहा है, और उसी मार्ग की लंबाई को यह चक्कर लगा रहा है, उसी पथ की लंबाई को रवि चक्कर लगा रहा है 12 मिनट में। यानी यह कम समय में लगा रहा है, यानी रवि तेज दौड़ रहा है और सोनिया धीमी दौड़ रही है। तो यहाँ पर लिख देते हैं जो दिया है। सोनिया एक चक्कर लगाती है, सोनिया एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। 18 मिनट, यहाँ मिनट लिख देते हैं, 18 मिनट में रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में। 12 मिनट में रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो रवि और सोनिया एक ही दिशा में एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। तो रवि तेज दौड़ेगा तो सोनिया थोड़ा पीछे रहेगी। रवि तेज दौड़ेगा, सोनिया थोड़ा पीछे रहेगी। हो सकता है रवि एक चक्कर लगा ले और सोनिया यहीं पर पहुंचे रहे और रवि दूसरा चक्कर लगाते हुए यहाँ पर आके मिल जाए। तो हमें निकालना है किस समय पर रवि और सोनिया एक ही स्थान पर मिलेंगे। किस समय पर मिलेंगे बताइए। तो रवि और सोनिया क्या निकालना है यहाँ पर। हाँ, रवि और सोनिया ये जहाँ पर चलना प्रारंभ किए थे वहाँ पर कब मिलेंगे, यह निकालना है। रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर LCM 18-12 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद? 18-12 का एलसीएम निकालेंगे, जितना आएगा उतने मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, जितना आएगा उतने मिनट बाद रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 18 का क्या हो जाएगा? 2 9 18, 3 गुणे 3 गुणे 1, यह हो गया 18 का अभाज्य गुणनखंड। इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 घाते 2 गुणे 1। अब 12 का लिखेंगे, 12 बराबर 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3। यह हो गया 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 1। अब अभाज्य गुणनखंडों में सबको एक बार लिख देते हैं। LCM बराबर सबको एक बार लिख देते हैं। 2 है, 2 को लिख दिया। 3 है, 3 को लिख दिया। अब देखेंगे 2 की सबसे बड़ी घात कहाँ है। इसमें 1 है, नहीं लेंगे। इसमें 2 है तो ले लेंगे बड़ी वाली घात, 2 की घात 2। अब 3 ले देखते हैं, 3 की सबसे बड़ी घात किस में है? ऊपर वाले में है, तो 3 की घात 3 यहाँ ले लिए। 2 है, 3 की घात 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 गुणे 3 त्रिका 9
और 9 चौके 36 मिनट। 36 मिनट। 36 मिनट बाद रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। रवि और सोनिया एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, यानी यह धीरे दौड़ती है। यह धीरे धीरे दौड़ेगी और रवि चक्कर लगाता जाएगा, जल्दी लगाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा वह प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगी। वो कितने मिनट बाद मिलेंगी? 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। आई होप आज का जितना भी क्वेश्चन रहा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।